नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है अमेरिका के एक विशाल राष्ट्रीय उद्यान में हुई एक रहस्यमयी मौत की। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, दो ट्रैकर्स हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं और अचानक बूम, ऊपर से एक लड़की गिरती है सीधा उनकी रस्सी पर। अरे, वो तो बच जाते हैं, पर लड़की मर चुकी है। पहली नजर में लगता है कि शायद बस एक हादसा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगता है शुरू में। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सच्चाई कहीं ज्यादा उलझी हुई है। जांच की जिम्मेदारी मिलती है ऑफिसर काइल को। वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उनके साथ एक नई ऑफिसर नाया भी हैं और शुरू में ही कुछ चीजें खटकती हैं। चोट के निशान, खून से सना एक हाथ का निशान पत्थर पर। हाँ, ये छोटी छोटी डिटेल्स शुरू से इशारा करती है कि कुछ गड़बड़ है। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे जो हमारे पास मौजूद स्रोतों से सामने आई हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इस मौत के पीछे के गहरे राज क्या थे और कैसे ये मामला ऑफिसर काइल के अपने अतीत से उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। हाँ, तो देखिए, जैसा आपने कहा, पहली नजर में ये हादसा या शायद जानवर का हमला लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हाँ। और उसने मामले को और पेचीदा बना दिया। रिपोर्ट कहती है कि शरीर पर जानवर के काटने जैसे निशान तो हैं, अच्छा। लेकिन आसपास जानवर के पैरों के या पंजों के कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। ये तो अजीब है, मतलब जानवर हवा में तो आया नहीं होगा। वही तो, ये बात शक पैदा करती है। और फिर एक और चीज मिली, लड़की के हाथ पर एक सोने का टैटू, खास तरह का। सोने का टैटू, ओके। ये सारी चीजें ये मिलके इशारा कर रही थी कि भाई मामला सीधा नहीं है, शायद किसी इंसान का हाथ है इसमें। हाँ, मतलब शक गहराता जा रहा था कि शायद इसे हादसा दिखाने की कोशिश हुई है। और फिर ऊपर से काइल पर प्रेशर भी था, मेयर का। हाँ, वो पुराना वाला मामला, 5 साल पहले उसी पार्क में एक अमीर आदमी लापता हो गया था। और वो केस आज तक नहीं सुलझा। सही। तो पार्क की साख, बिजनेस सब दांव पर था। मेयर चाहता था कि ये केस जल्दी सुलझे। और उसने काइल को उस लापता आदमी के वकील से मिलने को भी कहा है ना, जिससे काइल की बनती नहीं है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव और व्यक्तिगत समीकरण जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और परत है, काइल की अपनी कहानी। हाँ, उसका अपना संघर्ष। हमें पता चलता है कि काइल का बेटा 6 साल पहले मर चुका था और वो अब भी मतलब उसकी यादों में जी रहा है, उससे बातें करता है। और उसकी पूर्व पत्नी डैनी, उसके साथ भी रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो रात में पहाड़ी से नीचे उतरकर लड़की का गिरा हुआ ब्रेसलेट ढूंढ लाता है। हाँ, और फिर आधी रात को डैनी को फोन करता है। ये सब क्या दिखाता है? उसके अंदर का दर्द, उसका अकेलापन। बिल्कुल, वो टूटा हुआ है अंदर से। और शायद ये केस उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। शायद उसे इसमें कुछ अपना सा दिख रहा है। खैर, जांच आगे बढ़ती है। काइल और नया उस रास्ते को ढूंढते हैं जहां से लड़की ऊपर गई होगी। और उन्हें मिलती है एक खाली झोपड़ी। हाँ, और झोपड़ी के अंदर अंदर खून के निशान हैं, इस्तेमाल की हुई पट्टी है। मतलब साफ है कि लड़की घायल थी और वो यहाँ छिपी थी मरने से पहले। और फिर वो सुराग मिलता है जिसने केस की दिशा ही बदल दी। एक गोली। हाँ, काइल को झोपड़ी के पास जमीन में धसी एक गोली मिलती है। डॉक्टर कंफर्म करता है लड़की के पैर में गोली लगी थी। तो मतलब ये हादसा नहीं था, जानवर का हमला भी नहीं था, कोई उसका पीछा कर रहा था, उसे गोली मारी गई थी। बिल्कुल। अब ये मामला हत्या के प्रयास का बन गया। और फिर एक और कनेक्शन सामने आता है, ड्रग्स का। अच्छा, ड्रग्स? हाँ, काइल को जंगल में कुछ ड्रग्स की गोलियां मिलती हैं और उन गोलियों पर वैसा ही निशान बना है जैसा लड़की के सोने के टैटू पर था। अरे, वो टैटू वाला निशान। हाँ, तो अचानक लगता है कि शायद ये पूरा मामला ड्रग से जुड़ा है। ये कनेक्शन तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगता है। काइल फिर एक लोकल ड्रग विक्रेता लड़के से पूछताछ भी करता है ना? हाँ हाँ, कर कहाँ है। वो लड़का थोड़ा घबराया हुआ लगता है। ड्रग्स रखता है लेकिन उन खास गोलियों या लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, या कहता है कि नहीं जानता। पर वो वादा करता है कि सोने के टैटू के बारे में पता करके बताएगा। लेकिन वो बता नहीं पाता। नहीं, क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ बता पाता, उसकी हत्या कर दी जाती है, गला घोंटकर। ओह, कब? ठीक तब, जब वो एक टैटू आर्टिस्ट से उस सोने के टैटू के बारे में पूछने जाता है। मतलब कोई है जो इस स्टैचू के राज को दबाना चाहता है, और वो खतरनाक है। बहुत खतरनाक। मामला अब और सीरियस हो गया था। और फिर एक और बड़ा मोड़ आता है जब उस सेलर लड़के का शव मिलता है। उसी दौरान पुलिस स्टेशन में नाया पुरानी रिकॉर्ड्स देख रही होती है। हाँ, और उसे एक तस्वीर मिलती है, सालों पुरानी। और उसमें मरने वाली लड़की है। अरे, पता चलता है कि मरने वाली लड़की
कोई अनजान नहीं, बल्कि लूसी है। वही लड़की जो सालों पहले उसी नेशनल पार्क से लापता हो गई थी। लूसी तो ये वो लड़की थी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मतलब ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सालों पुराने गुमशुदगी के मामले से जुड़ा है। बिल्कुल। और लूसी की पहचान के साथ ही उसका अतीत भी सामने आता है। उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर थी और एक सौतेला पिता था सैफ, जिस पर शक था कि उसी ने लूसी को गायब किया है। लूसी 10 साल पहले घर से भाग गई थी। और बाद में वो सौतेला पिता सैफ वो भी मारा गया था, ये सोच के कि शायद वही लूसी का कातिल है। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी का एक भाई भी था, पर सालों से कोई कांटेक्ट नहीं। कहानी बहुत उलझी हुई थी। और डीएनए रिपोर्ट, उसने तो इसे और भी उलझा दिया होगा। हाँ, लूसी का डीएनए उसके भाई से मैच नहीं हुआ। क्या मैच नहीं हुआ? नहीं, जिससे ये साबित हो गया कि सैफ वाकई उसका सौतेला पिता था, सगा नहीं। ये छोटी सी जानकारी लूसी के परिवार, उसके भागने की वजहों पर नए सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। अब जांच एक नई दिशा लेती है। हिप्पियों का एक डेरा है जंगल में। हाँ, कायल और नाया वहां जाते हैं। पता चलता है कि कुछ लोग लूसी को पहचानते हैं। उसका ड्रग्स के कारोबार से लेना देना था। उसका एक साथी भी था। तो ड्रग्स वाला एंगल फिर से मजबूत हो गया। हाँ, लेकिन क्या यही पूरी कहानी थी या ये भी एक परत थी बस? इसी बीच काइल का शक एक शिकारी है डेक्स, उस पर भी गहराता है। वो जंगल में रहता है, थोड़ा अजीब सा है। काइल उसके बंदूक से गोली चलवाकर जांचना चाहता है। और जब काइल अपनी पूर्व पत्नी डैनी को डेक्स का नाम बताता है तो डैनी चौंक जाती है। अच्छा, डैनी का रिएक्शन ये जरूर काइल के शक को बढ़ाता है। लगता है डेक्स के बारे में डैनी कुछ छुपा रही है। हाँ, और फिर कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आता है। नाया, वो हिप्पियों के डेरे के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में गिर जाती है, फंस जाती है। अरे बाप रे! काइल उसे बचाता है और उसी गुफा में उन्हें मिलता है एक मास्क, जिस पर ड्रग्स और टैटू से जुड़ा निशान है। मास्क गुफा में? हाँ, इससे साफ हो जाता है कि ये गुफाएं इनका पूरा नेटवर्क है और इनका इस्तेमाल ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने के लिए होता था। उन्हें वहां एक ड्रग डीलर का कटा हुआ शव भी मिलता है। ओह, तो मतलब ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ होने वाला है। हाँ, काइल और नाया गुफा में ड्रग्स बनाने वाले मुखिया पैब्लो और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। मेयर हमेशा की तरह क्रेडिट ले लेता है। हाँ, लेकिन पैब्लो वो लूसी या मारे गए सेलर लड़के को जानने से साफ इनकार कर देता है। मतलब ड्रग्स ऑपरेशन तो पकड़ा गया, पर लूसी की मौत का राज वो अभी भी अनसुलझा है। बिल्कुल, गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई लगती है। यहां से जांच एक ऐसी दिशा में जाती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सुराग काइल को निवादा ले जाता है, एक चर्च तक। निवादा? चर्च? लूसी का इससे क्या कनेक्शन? पता चलता है कि लूसी घर से भागने के बाद सालों तक उसी चर्च में रही थी। अच्छा। लेकिन वो चर्च वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां का फादर वो बच्चों का शोषण करता था, उन्हें कैद रखता था। वो सिर्फ घर से नहीं भागी थी, वो एक भयानक कैद से भागी थी। ये तो बहुत ही दुखद है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो खुलासा हुआ जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। काइल लूसी की डीएनए रिपोर्ट को फिर से देखता है, ध्यान से। हाँ। और पाता है कि लूसी का डीएनए उसके दोस्त और कैप्टन पॉल की बेटी से मैच करता है। पॉल? कैप्टन पॉल उसकी बेटी से? ये कैसे हो सकता है? उसने तो रिकॉर्ड हटवा दिया था अपनी बेटी का। यही तो ये कहानी का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ था। काइल पॉल का सामना करता है और पॉल टूट जाता है। उसने कबूल किया? हाँ, वो कबूल करता है कि लूसी उसकी नाजायज बेटी थी। पॉल की बेटी? हाँ, उसने ही लूसी को उसके हिंसक सौतेल पिता सैफ से बचाने के लिए नेवादा के उस चर्च में भेजा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसे कहाँ भेज रहा है। उसे फादर के बारे में कुछ नहीं पता था। ओह गॉड! और जब सालों बाद लूसी लौटी और पॉल को ब्लैकमेल करने लगी। पॉल ने उसे रोकने की कोशिश की, उनके बीच शायद हाथापाई हुई और गलती से गोली चल गई, लूसी के पैर में लग गई। और लूसी डरकर भागी और पहाड़ी से गिर गई, मर गई। मतलब पॉल उसके अपने पिता ने अनजाने में ही सही। हाँ, एक भयानक त्रासदी। एक पिता जो बचाना चाहता था वही मौत का कारण बन गया, और इस सच के बोझ तले पॉल आत्महत्या कर लेता है। अविश्वसनीय। मतलब लूसी की मौत का जिम्मेदार न कोई ड्रग डीलर न शिकारी, बल्कि उसका अपना पिता। पर कहानियां खत्म नहीं हुई है ना? डैनी और डेक्स का राज बाकी था। हाँ बिल्कुल। डैनी बाद में अपने दूसरे पति को बताती है वो राज
जो उसने सालों से छुपा रखा था, कि सालों पहले जो अमीर आदमी पार्क में लापता हुआ था, उसने असल में डैनी और काइल के बेटे को मारा था, गाड़ी से टक्कर मार दी थी। क्या? और शिकारी डेक्स, जो तब काइल का पार्टनर था पुलिस में, उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। डेक्स ने? हाँ। काइल कानून के रास्ते जाना चाहता था, बट डैनी को डर था कि अमीर आदमी पैसे और पहुंच की वजह से बच निकलेगा। तो डैनी ने डेक्स को? हाँ, डैनी ने डेक्स को पैसे दिए उस अमीर आदमी को मरवाने के लिए और लाश गायब करवाने के लिए। हे भगवान। इसी वजह से काइल टूट गया था। बिल्कुल। उसे शायद सच्चाई का अंदाजा हो गया था, या कम से कम शक तो था ही। वो इसी अपराध बोध, इसी धोखे के बोझ तले दब गया था, शराब में डूब गया, डैनी से अलग हो गया। ये राज, ये उनके रिश्ते के टूटने की, काइल के दर्द की असली वजह थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। डेक्स का रोल इसमें भी था। काइल को फिर लूसी का फोन मिलता है। हाँ। वो फेस आईडी से उसे खोलता है और उसमें लूसी की डेक्स के साथ तस्वीरें हैं। डेक्स और लूसी साथ में? हाँ। तो डेक्स लूसी के साथ भी मिला हुआ था, शायद ड्रग्स वाले मामले में। लगता तो यही है। काइल जाता है डेक्स का सामना करने। हाँ, और वहां आखिरी टकराव होता है। डेक्स काइल पर गोली चला देता है। ओह। दोनों में गोलीबारी होती है। डेक्स लगभग काइल को मार ही देता है, लेकिन तभी नाया पहुंच जाती है। नाया? हाँ, नाया डेक्स को गोली मार देती है और काइल को बचा लेती है। तो आधिकारिक तौर पर केस कैसे बंद हुआ? क्या माना गया? आधिकारिक तौर पर यही माना गया कि डेक्स ने ही लूसी को मारा था। शायद ड्रग्स के धंधे में कोई अनबन हुई होगी। अच्छा। डेक्स के घर से हथियार और पैसे भी मिले, जिससे ये थियरी मजबूत हो गई। लेकिन वो बंदूक नहीं मिली जिससे लूसी को गोली मारी गई थी, क्योंकि वो तो पॉल के पास थी। हाँ, पॉल की आत्महत्या और डैनी का राज, इन्हें दबा दिया गया। कानून की नजर में केस बंद हो गया, लेकिन सच्चाई की कई परतें वो दबी ही रह गई। अंत में लूसी का अंतिम संस्कार होता है और काइल वो तालाब किनारे बैठकर अपने मरे हुए बेटे की यादों को शांति से विदा करता है। शायद पहली बार उसे बोझ कुछ हल्का महसूस होता है। वो अपने बेटे के खिलौने नाया के बेटे के लिए छोड़ देता है, एक तरह से एक नई शुरुआत का संकेत। बिल्कुल। ये पूरी कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली मौत के पीछे कितने गहरे राज, कितने दुख दफन हो सकते हैं। ड्रग्स, पुराने पारिवारिक रहस्य, शोषण, बदला और गहरा व्यक्तिगत दुख। हाँ। लूसी की मौत किसी एक विलन का काम नहीं थी। ये कई लोगों की गलतियों, उनकी कमजोरियों, उनकी त्रासदियों का एक मिलाजुला दुखद नतीजा थी, और जिसमें सबसे चौंकाने वाली भूमिका उसके अपने पिता पॉल की निकली। हाँ, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये काइल की अपने दुख और अपराध बोध से जूझने और शायद उससे उभरने की कहानी भी है। पॉल की सच्चाई, डैनी का राज, इन सब ने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। अंत में शायद उसे पूरी शांति न मिली हो, पर उसने एक नई दिशा जरूर चुनी। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे शांत और खूबसूरत दिखने वाली जगहों के नीचे भी कितने अंधेरे रहस्य, कितने दर्द छिपे हो सकते हैं। हर किरदार अपने अतीत के बोझ तले दबा था, और उनके फैसले उनके आज को और दूसरों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे थे। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में रह जाता है, न्याय का असली मतलब क्या है? क्या डेक्स की मौत से लूसी को न्याय मिला? क्या पॉल की आत्महत्या उसके कर्मों का हिसाब थी? कानूनी केस तो बंद हो गया, पर क्या नैतिक रूप से सारे जवाब मिल गए? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हर राज का खुलना जरूरी है? व्यक्तिगत शांति पाने के लिए काइल ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, पर क्या वो कभी अपने अतीत के सायों से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? शायद कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है घाटी में एक रहस्यमय मौत की इस उलझी हुई कहानी की अलग अलग परतों और उसके पीछे छिपे संदेशों को समझने में आपको मदद मिली होगी।